जा सकता है प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः। जिन्होंने समस्त घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी भास्कर का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। अभी बहुत अच्छा वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में भजन सुना। वसंत पंचमी का आचार्य कुंज से बहुत गहरा संबंध है और वास्तव में जिसे हम लोग राग पंचमी समझते हैं, वैराग्य पंचमी है। ये लाइन सुनकर मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ। और वसंत पंचमी का सरस्वती माता से भी बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान की देवी है सरस्वती। जिनवाणी कहो, सरस्वती कहो, भारती कहो, सब एक ही बात है। और आज माने वसंत पंचमी को सरस्वती उपासना का भी बहुत अच्छा पर्व होता है। ज्ञान की कोई आराधना उस दिन प्रारंभ की जाए तो बहुत सफल होती है, बहुत अच्छी रहती है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है और हमने भी कई दफे अनुभव कर करके देखा है। और इसीलिए हर वसंत पंचमी को हम कोई न कोई एक काम करते ही हैं। आपको एक उदाहरण दूं कि हमने केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय में पहली बार वसंत पंचमी पर समय सार की स्वाध्याय कक्षा चलाई और हमने 6-7 महीने के लिए चलाई थी, पर वो 2 महीने चली और सब बहुत सफल रही, बहुत क्रांतिकारी रही। हमारी यूनिवर्सिटी में लोग आते रहे, पढ़ते रहे और बहुत सुंदर वो क्लास चली। तो वसंत पंचमी पर कोई भी ज्ञान का अनुष्ठान करो तो उसका बड़ा भारी लाभ होता है। हफ्ते में 2 दिन वो कक्षा चलती रही, बाद में हम ही थोड़े से व्यस्त ज्यादा हो गए तो वो काम हम और दूसरा ग्रंथ फिर शुरू करना था, वो पूरा करने के बाद में वो नहीं कर सके, वो रुक गया। फिर इसके बाद में अभी भी इस वसंत पंचमी को हमने फिर एक उपक्रम करने की कोशिश की है। हमने सोचा है कि कोई न कोई तत्व चर्चा का, स्वाध्याय सभा का फिर से कुछ योजना बनाई है, भले कम बने। वो हफ्ते में 2 दिन करनी होती थी तो इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे। अब की बार सोचा है कि देखते हैं, हफ्ते में 2 दिन ना सही, 15 दिन में 1 दिन सही, महीने में 1 दिन सही, पर चलाएंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। और इसीलिए अब की बार वसंत पंचमी पर हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्वाध्याय सभा रखी है और उसका विषय रखा है आत्मानुभूति का स्वरूप एवं प्रक्रिया। आत्मा की अनुभूति क्या होती है, कैसे होती है, इस विषय पर इस बार वसंत पंचमी को मंगलवार को दोपहर में
3 बजे हम लोग एक सभा करेंगे। कुछ जो बहुत जिज्ञासु लोग होंगे वहाँ बैठेंगे और जो इस विषय को समझना चाहते हैं, जिनके पास में कोई भी नया बिंदु है, वो वहाँ रख भी सकते हैं और सुन तो सकते ही हैं। तो ऐसा आयोजन है, अगर आपका भी किसी का मन हो तो आप लोग आराम से आनंद से आ सकते हैं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में वसंत पंचमी मंगलवार दोपहर 3 बजे, करीब 1.5 घंटे की ये सभा हमने रखी है। 4:30 बजे तक हमारा चलाने का कार्यक्रम है। 1.5 घंटे करीब इस विषय पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में पड़े बिना हमने सोचा है कि आत्मानुभूति की गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अब देखते हैं, हम लोग प्लान ऐसा बना रहे हैं कि मंथली चले, जबकि मेरी इच्छा है कि पहले हफ्ते में 2 दिन चलता था, तो हफ्ते में 2 दिन ना सही 15 दिन में 1 दिन तो चले, पर देखते हैं 1 महीने में 1 दिन का तो हम जरूर बनाएं। ऐसी कोई चर्चा तो आपको सूचना भी बड़ा अच्छा सब बातें हैं। पिछली बार हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा की थी, 4 भावनाओं पर, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। आपको क्या बताऊं, मेरे चित्त में ये विषय इतना घूमता रहता है, इतना घूमता रहता है, और मैं इस चिंतन से बहुत भारी पापों से बचा हुआ। आज मेरे परिणामों में अगर थोड़ी बहुत शांति है तो वो मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ इस भावना के चिंतन से। ये मुझे श्लोक नहीं मिला होता तो बहुत कितने सारे हम दूर ध्यान करते, आज उस सब से बच गए। और मैंने इस विषय में मेरे दिमाग में बहुत ही बातें उमड़ती है, रोज ही एक नई बात समझ में निकल के आती है। पर मैंने सोचा जैसी जैसी जितनी बन सके उतना करो, तो मैंने इन 4 भावनाओं को लिख डाला और बहुत अच्छे से उनको आगे पीछे बहुत मेहनत करके ढूंढ के टाइप करा के मैंने ये एक छोटा सा लेख मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावना पर लिख दिया। आपको किसी को इसका सदुपयोग करना हो तो आप मेरे से ले सकते हो, इसको ले लेना, पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मुझे उम्मीद ये है कि ये लिपिबद्ध हो गया, स्थायी हो गया, दूर भी दे सकते हैं, 4 लोग और भी पढ़ेंगे। अपने भी विचारों में जो बिंदु आ रहे थे, आज का मन कल रहे कि न रहे, अपने को ही जरूरत पड़ती है। मैंने तो इसलिए लिख दिया कि आज मुझे जो चिंतन आ रहा है वो चिंतन आज से 5 साल बाद कहीं गायब हो गया तो क्या होगा मेरा। मैं ही अपने लेखों को पढ़ करके अपने भावों को शुद्ध कर पाऊंगा। बहुत स्वांतः सुखाय की भावना से मैंने ये लिपिबद्ध किया है, और अभी मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं 2-4-5 कॉपी आपके लिए कर लाया। अब जो चाहो ले लेना, पढ़ लेना, पढ़ाना लोगों को। अगर हमारे निमित्त से किसी एक भी भाई के परिणाम समझ सके तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखो, आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी समंत भद्र विद्यालय है ना दरियागंज में, वहां पर एक प्रोग्राम था, सद्य भाषण प्रतियोगिता। प्रोग्राम का नाम था सद्य भाषण प्रतियोगिता। सद्य माने तत्काल विषय दिया जाए, तैयारी का टाइम नहीं। वो ऐसे नहीं कि भैया पर्यावरण इस विषय पे भाषण होगा, ऐसे नहीं है। आप सब आ जाओ जिसको भाषण करना हो, और आने के बाद में जब आप मंच माइक पर आ जाओगे तब आपको स्लिप देंगे। वो कटोरा रखा था पैकेट बॉक्स के, इसमें से एक स्लिप उठा लो। 2 स्लिप उठाने की इतनी सुविधा दे दी थी कि आप 2 स्लिप उठा लो, दोनों को खोल लो, 2 विषय लिखे होंगे, पर आपको कोई एक विषय जो अच्छा
अच्छा लगे उस पर आपको बोलना। तो ये प्रतियोगिता थी और उसमें मुख्य अतिथि अध्यक्ष जो कुछ समझो वो मुझे बना दिया था। तो मैंने कहा चलो भैया चलते। वहां मेरे को जो दो बात एक मैंने कही थी वो मुझे आप सबसे कहने का भी बहुत ज्यादा मन है। बहुत बातें कही पर एक जो इम्पोर्टेंट बात कही वो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि देखो, बोलना, अभिव्यक्ति करना, ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी चीज है और ये सबके पास नहीं होती। कम से कम आप इतना देखो, 84 लाख तरह के जीव जंतु इस धरती पर हैं। उनमें से भाषा किसको मिली है? केवल मनुष्य को, केवल मनुष्य को भाषा मिली है। और जो बोलते हैं गाय भैंस वो अलग बात है, लेकिन वो कोई हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जैसी कोई व्याकरण सम्मत भाषा नहीं है। वो आम कर लेते हैं, उनके भाई बहन माता पिता बच्चे समझ भी लेते होंगे, लेकिन ये जो भाषा है, अच्छे से चिंतन करना, फिर अपने चिंतन को दूसरे तक, बुद्धिजीवी तक संप्रेषित करना, ये कला केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य में भी कितने मनुष्य हैं और कितने व्यक्त कर पाते हैं? बहुत रेयर है। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक आदमी अच्छा वक्ता होता है, करोड़ों में एक। अभी हिंदुस्तान में कितने लोग? कम से कम 125 करोड़ लोग हैं। 125 करोड़ लोगों में 125 वक्ता निकालो आप, बढ़िया अच्छे वक्ता। तो करोड़ों पर एक वक्ता अच्छा होता है। संस्कृत में ऐसे श्लोक भी बहुत है। सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु ज्ञाता भवति मानवा। 10 लोगों पर, 100 लोगों पर मेहनत करो तो एक पहलवान तैयार होता है। 100 लोग आपको एक पहलवान की कोचिंग सेंटर खोलना है। आप 100 बच्चों का कोचिंग करो, आप 100 को ट्रेनिंग देना, पहलवान कितने तैयार होंगे? 100 को ट्रेनिंग दो तब एक तैयार होगा। सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता। एक स्कूल खोलो, 1000 लोगों को बिठाओ, कितने पंडित तैयार होंगे? एक हमारी यूनिवर्सिटी में 1000 बच्चे हैं, साल में एक नहीं निकलता ढंग। सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु। अभी वक्ता बनाने के लिए एक सेंटर खोलो, 10,000 बच्चों का एडमिशन कराओ और उनको तरह तरह से ट्रेनिंग दो। 10,000 को सिखाओगे तब कोई एक सीख के निकलेगा। तो अभिव्यक्ति कला इतनी कठिन, विद्वान बनना से भी ज्यादा कठिन हो गया। और यही बात है, अपन दुनिया में बहुत लोग देखते हैं, कोई लोग बहुत गजब के विद्वान होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बहुत लोग बहुत अच्छे विद्वान होते हैं, बड़ा अच्छा उनको नोबेल पुरस्कार उनकी विद्वत्ता के कारण मिल जाएगा, लेकिन मंच पर आ जाओ नहीं बोल सकते। सभा को प्रभावित करना, अपने विचारों को ठीक से पहुंचाना, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत श्रम साध्य है। बहुत कुछ गॉड गिफ्ट होता है, बहुत कुछ अभ्यास से आता है, परिश्रम से आता है, लेकिन इतना सच है कि इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। ये जिसको आ गई वो दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है, राजा है, समझ लो जिसको वक्त। और देखो एक और बात बताऊं आपको, अगर बोलना नहीं आया, अगर हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाए तो समझो अभी हम मनुष्य ही नहीं बने। नहीं समझे आप? क्योंकि मनुष्य में ही तो ये बात होती। अभी हम समझो बोलना नहीं जानते तो इसका मतलब है अभी हम मनुष्य नहीं बने। मनुष्य बनना हो तो पहले
सीखना जरूरी है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक अभिव्यक्ति कला जरूर सीखो। जो आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, शर्म में, झिझक में, अनभ्यास में, भाषा की कमजोरी से वो बहुत दिक्कत में रहता है। हमेशा उसको घर परिवार, आप 5 आदमी की मीटिंग में कुछ कह नहीं, मैं ये कहना चाहता था, कह तो नहीं पाए। बहुत लोग होते हैं मीटिंग में बैठ जाते जरूर है लेकिन कहते नहीं है अपने विचारों को। बोलना आना बहुत जरूरी है। जिसे बोलना नहीं आया, परिवार में भी क्या होता है, हम अपनी बात को ठीक ठीक कन्वे नहीं कर पाते तो झगड़े होते हैं। आप कहो कि मेरा इरादा सिर्फ इतना सा ऐसा है, इससे कम मत समझना, इससे ज्यादा मत समझना, तब झगड़ा नहीं होता। कम ज्यादा समझते ही झगड़ा है। तो विचारों को व्यक्त करने से बहुत बड़ा काम होगा। हम लोगों को जैन धर्म मिला, जिनवाणी मिली, वसंत पंचमी का ये अवसर है। आप सब अभिव्यक्ति में पारंगत होने की कोई कला सीखें, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। समाज में लोगों को तत्व समझाने वालों की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक से हमको समझाना नहीं आता। समझने वालों को दोष मत दो, समझाने वाले नहीं है। मैं आपको जोर देके कह, दुनिया क्या है, किसी को रुचि नहीं है, फलाना नहीं। दुनिया को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हम पर समझाना नहीं आता। मैं आपको सच कहता हूँ, वसंत कुंज में कितने लोग होंगे और यहाँ सभा में क्यों नहीं आते, तो आप ये नहीं कह सकते अकेले कि उन्हें रुचि नहीं। हमें भी उनको लेना नहीं आ रहा है। हमें उनको आकर्षित करके बुलाना नहीं आ रहा है। ये हमारी भी कहीं कहीं, हम भी उसके लिए हम ठीक से बोल नहीं पा रहे होंगे। बोलने वाला कमजोर होगा, आयोजन कमजोर होगा, व्यवस्था, कुछ ना कुछ तो कमी है। हो सकता है किसी को ये टाइम सूट ना करता हो। हमको और भी तो टाइम काम करने चाहिए। एक ही टाइम में क्या, हफ्ते में एक ही दिन और भी टाइम करो, शाम को भी लगाओ, दूसरे दिन भी लगाओ। अरे हफ्ते में 7 दिन 7 विद्वान यहाँ आने चाहिए। सोमवार को उनका प्रवचन होगा, मंगल को उनका होगा, चलनी चाहिए 7 क्लास हफ्ते। तो ऐसे कोई न कोई, किसको कब टाइम है, किसको कब टाइम है। बैंक, जो बैंक 10 से 2 खुलते हैं, नए बैंक एक आधा को सफल होना था, उनने कहा हम 10 से 2 के अलावा खोलेंगे, वो सफल हो गए। क्योंकि लोगों को ऑफिस टाइम में जिनको नहीं निकलना होता था उनके लिए वो सुविधा हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है, लोग जैन तत्व ज्ञान को समझते नहीं, सुनते नहीं, रुचि नहीं है। ऐसी गिला शिकवा छोड़कर हमें खुद तैयार होना होगा। हो सकता है मैं किसी को नहीं समझा पा रहा, डीके जैन साहब समझा दो, भाभी जी आप समझा दो, शीला जी आप, जरूरी नहीं है हर आदमी को मैं ही समझाऊं, सुमन जी आप समझा दो, कोई भी समझा सकता है। तो समझाने का कोई न कोई उपक्रम जरूर करना चाहिए। और मैं हमेशा एक लाइन कहता रहता हूं कि सीखने का भी सर्वोत्तम तरीका है सिखाना। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाना। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, देखो पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ो, जबरदस्ती किसी को पकड़ के पढ़ाओ, ये भैया पढ़ लो। शुरू में आपको जगह बनानी पड़ेगी। अब हमें तो क्या हो रहा है चक्कर, भैया जहां सभा करे हो ही रही है, चल ही रही है। नहीं तो शुरू में हम भी, मैं 5वीं क्लास में था तब से पढ़ाता चला रहा। आप ये देखो, मैं 5वीं क्लास में था तब भी मुझे गुरुजी कहते थे तुम 4th क्लास को पढ़ा देना। ये इन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, मान लो 6वीं 7वीं में आया तो मुझे गुरुजी ने श्लोक पढ़ा दिए, संस्कृत क्लास में पढ़ा दिया। क्लास कहने लगी नहीं समझ में आया, बोले वो समझे, भैया समझा देना इन सबको, इनसे समझ लेना। तो अपने भी पक। मैं आज अगर कुछ ठीक से बोल पा रहा हूं
उसका कारण है मेरा पिछले 40 साल का अभ्यास है। अब बताओ आप, इसलिए बहुत जरूरी है। पंचशील में सुगंध चंद जी है ना, उनको मैंने यही सिखाया। 2 साल मेरे पास रोज आकर बैठते थे दोपहर में 3 से 5 यूनिवर्सिटी में। 2 साल लगातार आके बैठे और मैंने यही कहा आपको काम करना है जैन दर्शन के प्रचार प्रसार। और ऐसी कसम खाई, ऐसा सीखा कि अब आज देखो कितना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है। 400 अंग्रेज जैन फिलॉसफी पढ़ चुके। अब कितनी बड़ी बात, भारत के बाहर 10 यूनिवर्सिटीज में नए जैन दर्शन के डिपार्टमेंट खुले। बताओ, सुगंध सिंह जी पंचशील वाले जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान की है, उनकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए आप कुछ चुप मत बैठो, कुछ क्रांति करने। ये टाइम बहुत बढ़िया है, जैन दर्शन के लिए बहुत अनुकूल टाइम है, बहुत बढ़िया। साइंस का जमाना है। आज कोई धर्म साइंस की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा सिवा जैन धर्म के। जैन धर्म का तत्व ज्ञान और आचार तो वसंत पंचमी तो आई है, मगर यदि हमको कुछ संकल्प दे जाए तो अच्छा है। एक महिलाओं की क्लास चलाओ, एक बच्चों की चलाओ, एक व्याकरण पढ़ाओ, एक संस्कृत पढ़ाओ। अरे चिंता मत करो, कोई न कोई कला सिखाओ, जो सिखा सको वो कला सिखाओ। क्या हम तो टेलरिंग सिखाएंगे, हम तो मेहंदी बनाना सिखाएंगे, हम पेंटिंग। घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ बहाने से वो आएगा, जरूर कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान ले जाएगा। मगर मंदिर जरूर शिक्षा का केंद्र बना रहना चाहिए। इसी में वसंत पंचमी मनाने की सार्थकता है। वाग्देवी रति केतनम, मंदिर का वर्णन किया है। मंदिर क्या है? बोले वाग्देवी रति कीर्तन, कि जहां हमेशा मां सरस्वती क्रीड़ा करती रहती है, उस जगह को मंदिर कहते हैं। मंदिर की इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तभी सार्थक है कि एक छोटा सा स्कूल बनाते हैं, 8 घंटे क्लास चलती है कि नहीं? ये हमने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 8 घंटे रोज यहाँ पढ़ाई चलनी चाहिए। तरह तरह की चले, अलग अलग चले, और अब चलाए कौन? अब हमने यहाँ पर जब मंदिर बना था, धर्मचंद जी, आप, प्रेमचंद जी, सब लोग, तो मैंने एक सलाह दी थी कि भैया हफ्ते में एक दिन तो सभा शुरू करो, तो जो बोले तो कुंडी खोले, आ जाओ। और अभी कोई और सलाह दे दूं तो आप ही आ जाओ। अच्छी बात है ना? नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। मैं ये बता रहा हूँ कि काम करने की जरूरत कितनी है। मैं कोई इस बात को उसमें मत लेना। ठंड आ गई तो मंदिर सूना हो जाता है, गर्मी हुई तो मंदिर सूना हो जाता है। हमारे मंदिर सूना होना बहुत गड़बड़ है, बहुत बड़ा काम। अरे भैया मेरे पास पूरे प्रमाण है, इतिहास गवाह है। आगरा में, जयपुर में, सब जगह सेंटर चलते थे। संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो, व्याकरण सीखो, समाज सीखो, सब सिखाया जाता था। राइटिंग बनाना सीखो, गणित सीखो, जोड़वा की गुणाभाग सीखो। हम अपने बच्चों को गणित सिखाएं, कुछ दिक्कत नहीं है। आखिरकार उनको मिलेगी जैन गणित, वो कहीं नहीं जाने वाली, पक्का समझ लेना। तो विविधता का, बहुत कला का ज्ञान हो। वसंत पंचमी सरस्वती की उपासना का पर्व है, और ये सब बातों को यदि हम ध्यान रखें तभी सरस्वती की बढ़िया उपासना हो सकती है। सर अच्छाई लेके आती है। आपका यहाँ चालू हुआ, आपके नहीं, सब अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आप अदरवाइज मत लेना, मैं तो ऐसे ही मनोविरोध किया, बहुत अच्छी बात है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसे और लोगों को आगे आना है, ये मेरा कहने का मतलब। कोई भी आ सकता है। बात चातुर्यता का आज के टाइम में क्या हो गया है, हाँ। लोग मायाचारी मिला के नेता बन गए हैं। उनको वो वाक चातुरी नेतापन में भले, अरे जिनवाणी पढ़ो सरल हृदय से, वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं सबकी शकल देख रहा हूँ, मुझे कोई कमजोर नहीं दिख रहा। आप सब चला सकते हो,
सब में क्षमता है, मैं तब कह रहा हूं। ऐसा कोई नहीं है। आप एक क्लास बहुत अच्छी चला सकते हो, इससे अपना भला सबसे ज्यादा है, दूसरे का तो क्या है पता नहीं, है कि नहीं? इसलिए कहीं नहीं, अरे अपनी कॉलोनी में ही चला ले, कहीं से भी पकड़ के 4 लोगों को पढ़ाना जरूर चाहिए। मैं बार बार कह, जो पढ़ाता नहीं मुझे वो ठीक नहीं लगता। देखो भैया, मैं साफ साफ कह, अपने अपने दिल में सोच लेना, पढ़ाते हो तो मुझे प्रिय हो, और पढ़ाते नहीं हो तो फिर मामला बेकार है। देखो, मेरी गुरु दक्षिणा अगर आप कोई पूछो ना कि आप हमें पढ़ा रहे हो इतने दिन से, क्या गुरु दक्षिणा दे, तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे 2 लोगों को कम से कम जरूर पढ़ाओ। हमने तुम्हें दिया है, तुम इसे अपने पास मत रखो, दूसरे तक जरूर पहुंचाओ, ये कहने का मतलब। चलो आप सबका बहुत मन है कि हमने जो तत्वार्थ सूत्र के, ये समाधि तंत्र के जितने श्लोक हमने पढ़े हैं, शुरू करने से पहले पाठ हो गया। हाँ, एक बात बोल, जैसे आपने अभी तक जितने वक्ता बोलने वाले देखे, हाँ, सबसे ज्यादा आकर्षित किसने किया? बहुत लोगों ने मुझे, बहुत जैन दर्शन के वक्ता भी मुझे बहुत प्रभावित किए, और जैन दर्शन के बाहर के वक्ता भी बहुत प्रभावित किए। अगर मैं केवल वक्तृत्व शैली, केवल ज्ञान ही देखूं ना, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने आकर्षित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मुझे इतने प्यारे वक्ता लगते हैं, कुछ पूछो ही नहीं। एक मेरे गुरुजी जिनके पास मैंने पीएचडी की है, उनकी वक्तृत्व कला इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, इतने अच्छे वक्ता है। एक तो वक्ता में कई क्वालिटी होती है। एक मेरे गुरुजी की क्वालिटी बताऊं, कभी भी 1 मिनट लेट नहीं हुए। 1 मिनट लेट किसे कहते हैं? 1 मिनट पहले यहाँ होते हैं और 1 मिनट होते ही शुरू। तो एक ये भी वक्ता में वक्तृत्व कला के साथ निष्ठा, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, प्रतिबद्धता, उत्साह, हर्ष, ये भी गुण होने चाहिए। अब मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, ऐसे ही हमको हुकमचंद भारेल ने पढ़ाया, मैं बहुत अच्छे वक्ता मानता हूँ। ऐसे ही हमको आचार्य विद्यानंद जी को मैं बहुत अच्छा वक्ता, जिस दिन वो मन से बोलते हैं ना, आज कई में वृद्धावस्था की वजह से शिथिलता अधिक है, बाकी उनका इतिहास उठाओ, इंदौर में व्याख्यान 50,000 लोग सुनते थे। जैन रामायण जयपुर में छुट्टियां कर दी गवर्नमेंट ने ऑफिस की, नहीं उनके यूनिवर्सिटी में, सब जगह। तो बहुत विशाल उदार दृष्टिकोण चाहिए। वक्ता में हजारों गुण होते हैं। मैंने एक जगह लिख रखी है, 60-70 शर्तें लिखी हुई है, मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। वक्ता में एक ये भी गुण होना चाहिए कि कभी किसी दूसरे की निंदा, आलोचना सार्वजनिक सभा में न करें। जैसे हमारे शास्त्रों में जो बात आई है, उसमें भी बहुत सारी बातों में सावधानी रखने की जरूरत होती है। ये वक्ता की कला है, कला है उसकी। हाँ, क्योंकि अगर दूसरे, आप अपने धर्म की प्रशंसा करो और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करो। ऐसे वक्तृत्व कला एक अद्भुत कला है। देखो, हिटलर था और हिटलर को एक यहूदी का ढाबा था, और हिटलर गडरिया था, गरीब, तो जाकर के है ना, ब्रेड दे दो, रोटी मांगी ढाबे पर। उसको ढाबे वाले ने लात मारी, क्या रोज रोटी मांगने आ जाता है, जब लात मारी। वो लात खाकर उसका दिमाग जग गया, बोले ये क्या हुआ, लात मारी इसने मुझे, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो बदला लेना है तो क्या करूं सोचता रहा। आखिरकार उसे आइडिया आया कि जब तक मैं वक्ता नहीं बनूंगा तब तक मैं बदला नहीं ले सकता, बढ़िया। और उसने वहां जंगल में जाता और पेड़ों को भाषण देता हो, पेड़ों को भाषण दे देकर उसने वक्ता
वक्तृत्व कला सीखी और पहले गांव का सरपंच बना और धीरे धीरे वो पूरे जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। बताओ, तो वक्तृत्व कला के बिना, वक्तृत्व कला के बिना आप कोई काम, कोई समस्या भी नहीं सुलझा सकते। आप अपनी बात को कहेंगे ना तब सुलझ। कई दफे हमने देखा मीटिंग में गलत फैसले हो जाते हैं और जो मीटिंग का मेंबर होता है उससे पूछते हैं, मैं तो कहना चाहता था, मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहा था, फलाना ढिकाना, अरे तुझे शर्म आ रही थी? झपक के लपक के बोलना पड़ता है। 1 मिनट ठहर जाइए, रोकना पड़ता। मुझे कुछ कहना है, कहना आना चाहिए, कहना नहीं। पति पत्नी झगड़ते हैं तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। पक्की बात, वो कहना क्या चाहता है, क्या समझा जा रहा है, इस बात में बहुत। तो अगर सीधा सीधी बात समझी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से विवेकानंद भी काफी अच्छे, विवेकानंद बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत बढ़िया वक्ता थे। एक इधर एमपी की तरफ है ब्रह्मचारी रविंद्र जी, जिनवाणी के बहुत अच्छे वक्ता है। मैं हर साल एक बार उनके पास जाता हूँ, पिछले 30 साल से। पिछले 30 साल से साल में एक बार उनके पास अभी भी जाता हूँ। बहुत अच्छे आता है। बहुत कई लोग मुझे अच्छे वक्ता मिले, लेकिन बहुत लोग स्खलन करने वाले भी बहुत मिले, अच्छे अच्छे वक्ता। मुझे जब मैंने एमए किया था हिंदी से, तब मुझे बहुत अच्छे वक्ता मिले। एक हीरालाल माहेश्वरी थे, वो हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। एक जगदीश दीक्षित थे, वो हमको जयशंकर प्रसाद और नाटक पढ़ाते थे। ओहो, उन जैसा वक्ता कुछ पूछो ही। एक सुरेंद्र शर्मा थे, हमें कमाई नहीं पढ़ाया करते थे। एक रविंद्र श्रीवास्तव से थे, वो हमको रामचंद्र शुक्ल पढ़ाते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे। मुझे हिंदी एमए के दौरान 32 प्रोफेसर पढ़ाते थे। 32 प्रोफेसर ने के पास मैंने हिंदी से एमए किया है। और उन दिनों पूरे एमए मैंने भी एक दिन क्लास नहीं छोड़ी, एक भी क्लास पूरे एमए में नहीं छोड़ी मैंने, आप देखो। और रोज कम से कम 500 पेज पढ़ता ही था। 2-4-10 दिन छूट गए होंगे, पर रोज आना 500 पेज मैंने रोज पढ़े। बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है मैंने। आज तक जितने लिखे हैं ना, वो पेज या नीचे से रखो ना तो वहां टच हो जाएंगे, इतने पेज लिखे हैं। लिखा बहुत है, बोला बहुत है, पढ़ा बहुत है। तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। थोड़ा सर ऐसा है बोलने में वाले का, अगर पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस है, हाँ, तो अच्छा नहीं बोल पाएगा। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। और खरा तो मेरा तो खरा नहीं, खरा तो मेरा तो खरा नहीं। वीतरागता के साथ वाजपेयी जो बोलते थे, हाँ, उनकी जो पकड़ थी बोलने में ही थी। हाँ, वाजपेयी जी भी मुझे बहुत अच्छे। उन्होंने किसी के प्रति कभी भी कोई शब्द विरोधी के प्रति भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने अभी भी इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता। मैंने 2-4 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी किए हैं, उनमें भी मुझे है ना वक्तृत्व में लैंडमार्क में भी गया। एक राजेश अग्रवाल है, उनके पास भी ITO पर हिंदी भवन में क्लास लगती थी। भाग भाग के पैसे दे दे के सीखा। अब देखो ये सब नहीं होता कि वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। देखो तो सही ये खड़े कैसे होते हैं, बोलते कैसे। वक्ता में उत्साह इतना होना चाहिए, लात मारे तो जमीन में से पानी आए। बड़ा भारी उत्साह से लवरेज जो वक्ता होगा, दिल पिल नहीं चलते। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने 2-4 विद्यार्थियों को तैयार करने की कोशिश की, उनकी भी कहानी आपको बताता हूँ। एक विद्यार्थी को मैंने एक जगह स्कूल में टीचिंग पे लगाया, बड़ी मुश्किल से स्कूल वालों से बात करके नौकरी पर लगाया। मैं अपने स्टूडेंट की कहानी सुना रहा हूँ। टाइम तय हो गया कि भैया सुबह 9 बजे तक जरूर यहाँ आ जाना। 8 से प्रिंसिपल ने टाइम दे दिया ज्वाइन करने का, और मैंने उसको बता के सब प्रोग्राम सेट कर दिया। 3 दिन हो गए, उस बंदे ने मुझे तो कुछ बताया नहीं। 3 दिन बाद मुझे मिला, मैंने पूछा
और कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? तो बोले मैं जा नहीं पाया उस दिन। 3 दिन बाद जब वो मुझे मिला ना, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? तो बोले मैं जा नहीं पाया। मैंने कहा क्यों नहीं जा पाए? अरे बोले मैं नींद नहीं भूली, मैं सोता रह गया। अरे मैंने कहा करम ठोक, तू नहीं सोया तेरा भाग्य सो गया। मेरे मुंह से यही निकला। मैंने कहा लगता है तू नहीं सोया तेरा भाग्य सो गया। तुझे मैंने इतनी अच्छी जगह भेजा और तू गया नहीं। अच्छा देर से उठा तो देर से चला जाता दौड़ के, कहता मैं तूने उसके बाद उनसे बात की, दूसरे दिन चला जाता, सर्कल ऐसे काम हो गए। तू अब तक कोई सब मुझे बताता, तो अभी भी तू मुझे मिला है और मैं पूछ रहा हूं तब तू बता। ऐसे ऐसे झंझट बहुत होते हैं। एक जने को मैं दरियागंज कोई पढ़ना चाहते थे, वहां भेजा। मैंने कहा भैया वहां जाओ, वो 400 रुपया 1 घंटे का देंगे और तुम पढ़ाया करना। बच्चों को भेजते हैं हम कहीं काम मिले इनको, इनकी जो कोई पढ़ने को कहता है ना, तो हम कहते हैं कि भैया उनके घर जाओ। हम अभी यही कहने वाले थे आपसे। हाँ। कि आपको तो रोज टाइम नहीं मिल सकता है। हाँ। तो आप ऐसे ही नहीं ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात मैंने उनसे कहा कि भैया तुम जाओ वहां पर 1 घंटे पढ़ाना और वो लोग 400 रुपया 1 घंटे का देंगे तुमको। और फिर गया, जाने के बाद में वो, मैंने कहा क्या हुआ कल? वो कल देर हो गई थी तो मैं जा नहीं पाया, मैंने उनको फोन कर दिया। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या तय हुआ? बोले ये तय हुआ कि आज आ जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आज जाना। थोड़ी देर बाद में उनके यहाँ से फोन आ गया कि आज तुम मत आओ, हम बिजी हैं। मैंने कहा समझ में आया कोई काम कैसे किया जाता है? हम लपक के पकड़ के छोड़ते नहीं है किसी काम को। काम करने के लिए बहुत निष्ठा चाहिए, बहुत निष्ठा चाहिए। मुझे महाराज जी कहते हैं क्योंकि वो तुमको मंगलाचरण के लिए लगाता हूँ, तो वो अमुक ने मेरे से शिकायत की, उन्हीं से करा के, तो मैंने उनको लगवा दिया है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मुझे तो जरा भी दिक्कत नहीं है। उनको लगाया तो बोले अब वो हुआ क्या, मैं तो सभा में होता ही, वो पहुंचे ही नहीं होते थे, अब क्या करें? बोले बताओ मैं क्या करूं? तो देखो जो आलसी है, जिसने आलस्य पर विजय नहीं पाई, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा दुर्गुण है आलस्य। 1 मिनट में बिस्तर छोड़ना चाहिए, 1 मिनट में खड़ा होना चाहिए। यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया, टूटता फिर रहा है, तुझे इतना सा भी हिम्मत नहीं है उठ करके वहां रख दे। जो उठने में, बैठने में, चीजों को रखने संभालने में, एक पेपर, आज मेरे पास इतने नोट्स है, एक श्लोक पूछ लो अभी, एक मैं यहां से फोन कर सकता हूं और नीतू बता सकती है कि ये रहा। इतने सिस्टेमेटिक सब रखे, अभी बता सकता हूं। तो बहुत कहने का मतलब क्या करे, थोड़ी सी आत्म प्रशंसा करनी पड़ गई है इस अवसर पर, जो अच्छी बात नहीं है। मैं प्रेरणा देने के लिए आपको ये बातें कही है। कैसे भी करके बहुत स्वाध्याय करना है, कराना है, और यही सबसे बड़ी सरस्वती की उपासना है। और कोई, मेरा बहुत पक्का मानना है कि आज जिनवाणी पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी है। पढ़ाने वाले नहीं मिल, आप कहेंगे बहुत घूमते हैं, नहीं बहुत नहीं घूमते, पढ़ाना आता नहीं है। पढ़ाने के लिए बहुत बातें चाहिए होती है, उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए। आप समझो, अब तो पढ़ा रहे थे, पढ़ा कैसे रहे थे हमें पता है, अशुद्ध उच्चारण हो गए। हाँ, उच्चारण का अभ्यास मैंने सरस्वती का जाप किया है, करता हूँ। मैंने उच्चारण में साफ स्वच्छता लाया हूँ, बचपन से थोड़ी ऐसा साफ बोल रहे हैं। एक एक वाक्य को बनाने के लिए मेहनत की है, तब जाकर के ये सब रूप निकला है। गुरुओं का आशीर्वाद है, प्रताप है। कभी ज्ञान का निरादर नहीं किया, कभी ज्ञानियों की हंसी नहीं उड़ाई, कभी मैं किसी ज्ञानी की आलोचना नहीं करता। संकल्प है मेरा
किसी में कम भी होगा ना। मैंने आज तक किसी साधु साध्वी त्यागी व्रती विद्वान किसी परंपरा का हो, मैं आपको जिनवाणी की गद्दी पर कहता हूं, मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। बस उसके गुण दोष की कभी इसमें ये छोटी कमी है, ये और नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, ये एक अलग बात। इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, गुण ले लो अपना, क्या ये दूसरे की निंदा करने से भी ज्ञान का ह्रास होता है। हमें कहे किसी को क्या, किसी की आलोचना करने से क्या है। और मैंने सब परंपराओं के विद्वानों को सुना है, कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा। सोनगढ़ी, तेराबंती, बीसपंथी, दिगंबर, श्वेतांबर, अरे छोड़ो, ईसाई, मुसलमान, इनमें भी कोई अच्छा, मुझे ठीक से कोई कुरान की व्याख्या का एक कार्यक्रम हो ना, मैं चला जाऊं, बोल भैया क्या समझा है। मेरा ये मानना है कि कोई दुनिया का धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील सेवन करो, हिंसा करो, किसी का जी दुखाओ। वो कोई बात आई है तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है, इसलिए उस चीज को अगर ठीक से कोई समझाए, बाइबल मैंने पढ़ी है, उस पर बोला हूं मैं, गुरु ग्रंथ साहब देखा है, थोड़ा पूरा नहीं तो ऐसे थोड़ी सी दृष्टिकोण बड़ा चाहिए। और जिनवाणी पर है, और जो मैंने दूसरा पढ़ा है त्यों मेरी जिनवाणी पर, जैन धर्म पर श्रद्धा। मुझे लोग कहते थे गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं पढ़ा होता तो पता नहीं मुझे इतनी श्रद्धा होती कि नहीं। अब तो खंबा हिल जाए मैं नहीं हिल सकता, ये कहां से श्रद्धा आती सब है, देख लिया सब हमने। तो पहले जिनवाणी का सच्चा ज्ञान हो जाना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, अपनी बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग हफ्ते में यहाँ पर 6-7 क्लास लगाओ ही, आप कभी नंबर लगाओ, एक दिन बांध दो, एक दिन सुमन जी पढ़ाएंगे, एक दिन नीके जैसा पढ़ाएंगे, एक दिन संतोष जी पढ़ाएंगे, एक दिन सबको लगा दो, चिंता मत करो, कोई आए ना आए। तुम 4 लोगों का ग्रुप बनाओगे, हम ही आएंगे, पर बैठना है, करना है। आप लोग करो, उसमें कुछ बुराई नहीं है, कोशिश करो। कभी कभी हम भी जब टाइम सहज होता है तो आ जाएंगे, उसमें क्या है। अब ये तो निष्ठा का काम होता है ना, तो कैसे भी कोशिश करके आते ही हैं कि भैया चलो चलो, अपना नींद बंधा होता है, तो ऐसे करके कुछ करना है भैया। हाँ बताइए, थोड़ा इंटरप्रिटेशन की मैं बात बता रही हूँ। हाँ, कुरान में लिखा है वक्र ईद, बिल्कुल सच है, वक्र ईद यानी जिस दिन चांद टेढ़ा। अरे मैं तो उनकी सभा में कह के आया हूँ, उन्होंने उसको बकरीद कर दिया। ये तो बात मैं उनकी सभा में कह के आया। वो वक्रेंदु शब्द था, वक्रेंदु शब्द बिगड़ करके बकरीद बन गया। और इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब में तम्बाकू छोड़, तम्बाकू छोड़, उन्होंने तम्बाकू छोड़ कर दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन पे बहुत कुछ गड़बड़े भी होती है, तो व्याख्याएं गलत हुई है। हमारे पास तो त्यागवाद की पारसमणि है, हम तो उसकी रोशनी में सब चीजें देख लेते हैं। जिनवाणी की कृपा हुई, सरस्वती की कृपा हुई, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तत्व ज्ञान को बहुत आनंद से समझो, समझाओ। इससे ज्यादा सुखी जीवन और क्या एंजॉय करेंगे हम जिंदगी में, बताओ। इससे प्यारा एंजॉय और क्या होगा। तो इसलिए हाँ बताओ। अलग-अलग विचारधाराएं जब सामने आ जाती है तो उसकी शंका का समाधान के लिए तो आपके पास ही आएगी। जरूर, बिल्कुल। अपने इतवार बैठा हुआ है, मैं तो कहता किसी सबको कह रखा है, कोई मन में शंका हो खुला पूछो, लिख के दो, हम पहुंचते उससे पहले या पर्ची रख दो, चिंता क्या होगा। बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन मैं आज बहुत अच्छे मन से आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि जिनवाणी केवल चेले बनाने के लिए नहीं है, सबको गुरु बनाने के लिए है।
सब तैयार हो जाओ और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत काम करना है और वो सीखा जा सकता है। ऐसी कोई बात, बड़े बड़े लोग, अब मैं बताए राहुल गांधी के पास गए, गदगद हो गए, गदगद हो गए, तो कोई बताने वाला नहीं हो तो कहां से गदगद होंगे? अभी सामग्री चाहिए, सारे लोग, अगर कोई समझाने वाला हो तो समझते ही समझते हैं। हमको तो ये सोचना है, हमें अपना पक्ष सोचना है, हमें ये नहीं सोचना कि वो समझते नहीं है। हमें समझाना नहीं आता, बच्चे समझते नहीं या माँ बाप को समझाना नहीं आता? सही बता, सच्ची बता, बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुधरते नहीं है या हमें सुधारना नहीं है? मेरा ये मानना है हमें सुधारना नहीं आता, कहीं कहीं कोई डिफेक्ट है। बच्चे बेचारे कोमल मन के जमीन से निकले हैं, उन्हें क्या उनके मन में दुर्भावना है, लेकिन अब हालात ये है, मैं तो देखूं टीवी लेट के और बच्चे को टीवी मत देखा कर, कैसे काम चलेगा? बता, कहीं गड़बड़ हमारी है, हमारा खान पान उल्टा है, हमारा आचरण उल्टा है, अब उनसे आप क्या आशा करेंगे? तो इसलिए ये सब चीजें अपने को सुधारने की बहुत जरूरत है। कितनी बोली जाए, क्या बोली जाए, आज वो आए के एक बात और आपसे कहनी थी, पहले भी थोड़ी सी बोली थी। हाँ। जैसे ये तो बात हुई, एक हमें बीच की व्यवस्था बनानी है। हाँ। तो उसमें जैसे कहते हैं कि मंथ में एक बार, हाँ, आप एक दिन संडे को कोई कभी एक मंथ में एक बार कहानी सुनाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम अपने बच्चों को और ठीक है को भी कह के ला सकें। आप योजना बनाओ, रखो, मैं तैयार हूं। इतना सहयोग देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहा कोई रेगुलर कोई क्लास और एक संभालने में मुझे हफ्ते की दिक्कत है, बाकी आप करो महीने का कोई, आप एक योजना बनाओ, आप एक छोटा सा स्कूल चलाने का कोई एक उपक्रम करो भैया, 2 पढ़े 4 पढ़े, कोई चले, बिल्कुल आज में एक दिन बैठेंगे। अभी एक दिन मैं और आर्यन हम बैठे थे और हमने कहा अपन कहानी कंपटीशन करते हैं। आज हमने कहानी कंपटीशन किया है। तो मैंने कहा एक कहानी तुम्हें सुनानी है, एक कहानी। मैंने उसके लिए बहुत कहानियों की किताब ला के दी है। मुझे इतना विश्वास है कि कहानियों में बहुत दम हो। मैं कहानियां ला के अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ के मैंने बहुत लाया और मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किताब खराब नहीं होती। उसके बाद में वो दूसरी जगह चली जाती है, तीसरी जगह चली जाती है। मतलब तुम पढ़ो और भेजो इधर उधर। तो एक दिन कहानी कंपटीशन किया हमने, तो 125 कहानियां उसने सुना दी, 125 मैंने सुना दी। 250 कहानियां हम लोग रुक के नहीं पाए। बाद में मैंने कहा भैया उठो बहुत हो गया, बाद में तो सुनाएंगे कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन बैठो, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, आकर्षित करो, पर संभालना जरूरी है। चलो आज मुझे आरकेपुरम मंदिर पहुंचना है। कार्यक्रम है। जावानी के सूझे लोकालो ले लीजिए।